कि ये भारत के संविधान को बदलने पलटने का षड्यंत्र है और अगर आज नहीं जागे तो बहुत देर हो जाए। चुनाव आयोग ने इस देश के लोकतंत्र की जो साख बनी थी उसे मिट्टी में मिला दिया है अपने कामों से, अपने निकम्मेपन से, अपने छुपाव दिखाव से। और एक आम व्यक्ति के मन में अभी धारणा बन गई है कि चुनाव आयोग भी बीजेपी के हेडक्वार्टर से इंस्ट्रक्शन लेता है। बहुत शर्म की बात है। इस देश का मीडिया जनता तक जनता की बात पहुंचने नहीं देता। मीडिया इनके कुकर्मों पे पर्दा डालता है। एक बात तो तय है कि बीजेपी तो 272 पे नहीं पहुंच रही, ये तो गारंटी। जैसे जैसे फेज बढ़ते जा रहे हैं बीजेपी के लिए स्थिति और ज्यादा विकट होती जा रही है और आखिरी 3 चरण में स्थिति बहुत मुश्किल हो रही है बीजेपी के लिए। और मुझे लगता है कि बेचारे को रेस्ट की जरूरत है। अभी 10 एक साल रेस्ट दो ना, बहुत टाइम। आज हमारे साथ हैं योगेंद्र यादव जी। सर, चुनाव 5वें चरण में जा चुका है, तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि योगेंद्र यादव जी को यहाँ जो है फूलों की माला पहनाई जा रही है और यहाँ संविधान बचाने के लिए जो एक संयुक्त मोर्चा सम्मेलन आज हो रहा है, तो लगातार जो है काफी लोग आए हुए हैं और देश में जो मनवादी ताकतें हैं संविधान पे जो हमला कर रही हैं उसको लेके अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। सर, चौथे चरण का मतदान हो चुका है, 5वें चरण की ओर मतदान बढ़ रहा है और दोनों ही गठबंधन कह रहे हैं कि हम संविधान बचाएंगे, तो जनता इसमें किसके बारे में क्या सोचेगी? इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। बीजेपी वालों को, आरएसएस वालों को आज तक कभी भी पिछले 75 साल में ना तो इस देश का तिरंगा इनको स्वीकार हुआ है, ना ही इस देश का संविधान इनको स्वीकार हुआ है। 1998 में कोशिश कर चुके हैं, 2000 में बोल चुके हैं, इनके तमाम कैंडिडेट अपने मुंह से बोल चुके हैं। तो इसमें शक की क्या गुंजाइश है कि ये भारत के संविधान को बदलने पलटने का षड्यंत्र है और अगर आज नहीं जागे तो बहुत देर हो जाए। सर, चुनावी आंकड़े बहुत देर से जारी हुए 3 चरणों के बाद, तो सर उसको लेके क्या कहेंगे सर? चुनाव आयोग ने इस देश के लोकतंत्र की जो साख बनी थी उसे मिट्टी में मिला दिया है अपने कामों से, अपने निकम्मेपन से, अपने छुपाव दिखाव से। और एक आम व्यक्ति के मन में अभी धारणा बन गई है कि चुनाव आयोग भी बीजेपी के हेडक्वार्टर से इंस्ट्रक्शन लेता है। बहुत शर्म की बात है। सर, जिस तरह से मनवादी ताकतों ने पिछले 10 सालों में काम किया है, संविधान पे हमला किया है, संविधान को लगातार खत्म करने की कोशिश की है और इसमें जो है मोदी सरकार बहुत आगे से काम की है, लेकिन सर जनता जो है अभी भी कहीं ना कहीं बीच में जो निचले तबके के लोग हैं उनका नाम लेते हैं, तो उसको लेकर सर क्या कहेंगे सर? इस देश का मीडिया जनता तक जनता की बात पहुंचने नहीं देता। मीडिया इनके कुकर्मों पे पर्दा डालता है और इनके झूठे प्रचार को आगे बढ़ाता है। इसलिए बहुत कठिन हो रहा है आम व्यक्ति तक सूचना पहुंचना। लेकिन जब जब सूचना पहुंचती है इस मंच के द्वारा, ऐसे किसी मंच के द्वारा, तब लोग सतर्क हो जाते हैं। और सारे प्रोपेगेंडा के बावजूद आज इस देश के दलित समाज में ये बात तो आ गई है, भैया ये कुछ खुरापात करने वाले हैं और संविधान को बचाना है, और ये बीजेपी के लिए सबसे भारी पड़ेगी। चुनाव के सर समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बहुत याद आते हैं मोदी साहब को, कि जितने पिछले 5 साल में नहीं याद आए वो अभी लगातार उनको पिछले 1 महीने में उनकी खूब याद आई। ये पुरानी स्ट्रेटेजी बीजेपी की है कि जिस समाज को वो खत्म करना चाहते हैं उसकी फोटो बड़ा लगाया करते हैं। यही द्रौपदी मुर्मू जी वाला मामला है। ये बीजेपी की सांकेतिक पॉलिटिक्स है। जिसका विरोध करना है उनका एक आदमी उठा लो, एक किसी मुसलमान को भी उठा लेते हैं, उसको भी बना बना देते हैं। ऐसे इस छलावे दिखावे से हमें बचना है। सर, 5वें चरण मतदान हो गया है सर, एनडीए 272 पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, ये बात आपने अभी कुछ न्यूज़ 24 पे कही थी, तो सर क्या असेसमेंट है आपका, क्या लग रहा है? एक बात तो तय है कि बीजेपी तो 272 पे नहीं पहुंच रही। अभी पता लगेगा क्या एनडीए पहुंच पाता है, ये सवाल भी अब उठाने का समय आ गया है। लेकिन बीजेपी तो 272 नहीं आ रही, ये तो गारंटी है। सर, 157 सीटों पे चुनाव अभी भी बाकी है और कहते हैं हाथ ही निकल गया पूंछ रह गई है, लेकिन कई बार होता है कि पिछले जो अब 3 चरण बाकी हैं तो इसमें भी मामला घूम जाता है, तो ऐसे में क्या मैसेज देना चाहेंगे जो समाज के लोग हैं? घूम सकता है और बीजेपी के खिलाफ ही घूम सकता है। जैसे जैसे फेज बढ़ते जा रहे हैं बीजेपी के लिए स्थिति और ज़्यादा विकट होती जा रही है। और मुझे लगता है आखिरी 3 जो चरण बचे हैं ये तो सब बीजेपी के लिए लॉस ही लॉस वाले चरण हैं। और आखिरी 3 चरण में स्थिति बहुत मुश्किल हो रही है बीजेपी के लिए। और मुझे लगता है कि ये जो आखिरी धक्का बीजेपी को है वो हरियाणा और पंजाब से लगने वाला है।
सर एक आखिरी सवाल कि जब मोदी जी ने 2014 में अपनी पीएम के लिए कैंपेन शुरू की थी तो उन्होंने कहा था कि मैं राष्ट्रवादी हूं क्योंकि मैं हिंदू हूं इसलिए मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं, लेकिन 2024 आने के बाद 3 चरण चुनाव जीतने के बाद वो कहते हैं कि मैंने अपने पूरे जीवन में कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया और अगर कभी ऐसा करता हूं तो पब्लिक लाइफ नहीं जीऊंगा। और वो बहुत अच्छी बात कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की बात करूंगा तो मैं पब्लिक लाइफ के लायक नहीं बचा। इसका मतलब है आज से 25 दिन पहले मोदी जी पब्लिक लाइफ के लायक नहीं बचे हैं, वो खुद ही अपने मुंह से कह रहे हैं। बांसवाड़ा में उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया, बाद में कहते हैं हिंदू मुस्लिम करने वाला पब्लिक लाइफ के लायक नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है मोदी जी पब्लिक लाइफ के लायक नहीं है। वैसे भी 10 साल से ये आदमी सुनते हैं 18 घंटे मेहनत कर रहा है, मेरे को तो पता नहीं, लेकिन लोग कहते हैं 18 घंटे, बेचारे को रेस्ट की जरूरत है। 10 एक साल रेस्ट दो ना, बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे बात की। तो आपने सुना योगेंद्र यादव जी को। योगेंद्र यादव जी ने कहा कि किस प्रकार से जो मोदी जी पिछले 10 सालों से लगातार संविधान पे हमला कर रहे हैं, उनकी सरकार ने हमला किया है और चुनाव के ठीक समय पे उन्हें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की याद आती है। क्या है आपकी राय इस पूरे बातचीत पे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।